अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ ट्रेनर हैं सर अब्दुल्ला खतरान। वेलकम टू अवर सेशन सर। यस सर, यू कैन स्टार्ट द क्लास। वालेकुम सलाम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके मैम, स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहला टॉपिक ये। तो इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि इन जनरल कोई भी प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे मतलब सॉल्व किस तरह करते हैं, मतलब या जिस माइंडसेट से कंप्यूटर साइंटिस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको हम प्रॉब्लम को आसानी से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम क्लास में चार चीजें देखेंगे इसकी। आ, इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है, उसके चार पिलर्स होते हैं: डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम्स। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर ये हम चार पिलर्स देखेंगे और ये क्या चीज होती हैं और ये हमें किस तरह हेल्प करती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये है कि कोई प्रॉब्लम हमें गिवन है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप इजीली किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और वो इस तरह कि हम उसको एक क्लियर और लॉजिकल वे में सोचें और उसको समझ सकें, जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा। मतलब वो एक आसान सोल्यूशन हो और क्लियर हो, एम्बिगुअस ना हो। मतलब इस तरह ना हो कि वो समझ नहीं आ रहा है या उसमें कोई कोई चीज़ अनक्लियर है। ओवरऑल फिर ये जो अप्रोच है, ये सिर्फ मतलब कोडिंग में या कंप्यूटर साइंस में यूज नहीं होती है, ये हर जगह यूज होती है। या मतलब हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, स्कूल के जो जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें यूज करते हैं, और फिर टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। तो बेसिकली ये थिंकिंग अप्रोच है, ये कोडिंग की स्पेसिफिकली कोडिंग अप्रोच नहीं है ये, या इसका कोडिंग या प्रोग्रामिंग से स्पेसिफिकली रिलेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा हमने देखा रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। तो अगर सुबह आपने कहीं जाने के लिए तैयार होना है, जिस तरह स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, तो ये एक बड़ा टास्क है। इसको हम किस तरह कंप्यूटेशनल थिंकिंग करके इसके स्टेप्स बना सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि इसको हम डिवाइड कर दें, कि एक तरतीब में ले आएं कि स्कूल जाना है तो उसके लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले उठना है, उसके बाद तैयार होना है, जिसमें प्रस्तीत होगा, यूनिफॉर्म फिर तैयार करनी है, फिर बैग पैक करना है, शूज पॉलिश। ओवरऑल ये स्टेप्स हैं जो जो इंडिविजुअली कर करके आपका जो मेन टास्क है स्कूल जाना, वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें हमें फायदा ये होता है कि जो बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, या कोई भी जो बड़ा हमने काम करना था, वो अब आसानी से हो सकता है क्योंकि उसको हमने छोटे काम में डिवाइड कर लिया, और उसके जो स्टेप्स थे वो क्लियर स्टेप्स बना लिए थे उसके हमने। और दूसरा फिर ये हमें, जब हम अगर मतलब सोच के कोई भी प्रॉब्लम का, हाँ, किसी भी मसले का या काम का हल निकाल सकते हैं, तो ये उसमें भी हमें मदद करता है। और फिर इसकी एप्लीकेशन हर जगह है, मतलब आप इसको पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में, साइंस में। फिर कंप्यूटर साइंस में आप प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं, और इन जनरल भी हर जगह यूज कर सकते हैं, जिससे हमने रोजमर्रा की जिंदगी की एक एग्जाम्पल देखी। अच्छा, इसके चार पिलर्स होते हैं। चार पिलर्स ऐसे समझ रहे हैं जिनकी बेस पे ये है, और जो इसके चार मेन पार्ट होते हैं। तो एक हमारे पास डिकम्पोजिशन है, एक पैटर्न, दूसरा पैटर्न रिकग्निशन, फिर एब्स्ट्रैक्शन, और फिर एल्गोरिथम्स। तो एक एक करके इसको देखते हैं। ये हमारे पास पहले डिकम्पोजिशन है। इसमें ये होता है कि कोई हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइड इस तरह करना है कि अगर आप वो छोटी जो प्रॉब्लम्स जितनी भी बनी है उसको एक एक करके हल करते जाएं, तो जब वो सारी हल हो जाए तो आपके पास एक जो ओरिजिनल आपका मसला था या जो काम था वो पूरा हो जाए। तो बेसिकली बड़े टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करते हैं इसमें। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम हम जो मेन जो हमारा काम था वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि अब हमने छोटे छोटे काम करने, और जैसे जैसे वो होते जाएंगे, ओवरऑल जो हमारा बड़ा काम था वो हो जाएगा। जिस तरह हमने पहले
स्कूल वाली एग्जाम्पल देखी थी तैयार होने की, तो उसमें भी यही था कि अगर हम उसको डिवाइड कर लें कि पहले उठना है, फिर तैयार होना है, फिर जाना है, और तो वो ओवरऑल एक एक टास्क जब हम करेंगे, मेन टास्क हमारा अचीव हो जाता है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से अगर नाश्ते में कोई टोस्ट बनाना है, तो ओवरऑल एक बड़ा टास्क है टोस्ट बनाना है, या जैसा भी टास्क है, इसको अगर हम छोटे टास्क में डिवाइड कर लें तो हम इस तरह कर सकते हैं। पहले वो डबल रोटी का पीस लें, एक स्लाइस, फिर उसको हम तवे पे सेक लें, गरम कर लें, और फिर उस पे मक्खन लगा लें, फिर उसके बाद उस पे जैम लगा लें। तो ओवरऑल इसको हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। जो हमारा ओरिजिनल काम था कि एक सैंडविच का टोस्ट चाहिए था, जब वो हम डिवाइड कर लेंगे तो वो अब आसानी से हो सकता है। मतलब अगर कोई आपको टोस्ट बनाने को कहे, तो वो शायद आपका बना, आप बोले यार बहुत ज्यादा काम है, टोस्ट तो नहीं बना रहा, लेकिन कोई आपको डबल रोटी का एक टुकड़ा लाने को या काटने को कहे, तो वो एक मतलब छोटा काम है और आसान काम। और इसकी तरतीब इस तरह है कि हम जब ये सारे काम कर लेंगे तो आखिर में हमारे पास वो सैंडविच तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चीज स्किप हो गई है, या ये सब करने के बाद हमें पता चला कि सैंडविच तो अभी भी नहीं है हमारे पास। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। ये तो हम डिवाइड इस तरह करते हैं, उसको हम अपने काम को छोटे कामों में तकसीम इस तरह करते हैं कि जब वो सारे हम पूरे कर लें तो आखिर में हमारे पास जो अपना ओरिजिनल काम था वो हुआ, वो जो इस केस में एक सैंडविच बना। अच्छा, दूसरा हमारे पास है पैटर्न रिकग्निशन। तो इसको देखते हैं। पैटर्न्स ये होते हैं कि बेसिकली एक ही चीज या एक जैसी चीज अलग अलग हो रही होती है, या आप बार बार देख रहे होते हैं कि एक ही चीज अलग हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम वो पैटर्न रिकग्नाइज कर लें और हम ये देख लें कि अच्छा, ये वाला इस पैटर्न का जो भी मसला था वो इस तरह हल होता है, तो उस पैटर्न के जो बाकी मसले थे वो हमें पता, वो हम आसानी से हल कर सकेंगे। कि हमने एक पता कर लिया कि ये वाला इस तरह हल होना था, उस जैसा जो मसला था वो भी उस तरीके से या उस जैसे तरीके से हल होगा। तो ओवरऑल बाकी मसले हल करने में हमें कम टाइम लगता है या कम मेहनत लगती है। तो पैटर्न्स के हमारे पास, अब ये पैटर्न्स हर तरीके के होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि कोड का हो, इन जनरल लाइफ भी होते हैं। सर काउंटिंग में 1 2 3 4 में जो भी अगला नंबर है वो +1 होता है। अगर हम एक पैटर्न इस तरह लिख लें 2 4 6 8, तो इवन नंबर्स का पैटर्न बना लें, तो हमें पता है कि जो नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा वो +2 होगा। तो अगर ये एक पैटर्न पता चल गया हमें, 2 4 6 8 10, ये वाला पैटर्न, तो लेट से इसके बाद कोई हमें नंबर्स देता है 82 84 86 88, और पूछता है कि इसका अगला नंबर क्या बनता है, तो इस पैटर्न की बेस पे हम कह सकते हैं कि उस पैटर्न में भी वो +2 हो रहा हो, तो उसमें 90 बनेगा। मतलब हमें शुरू से गिनती नहीं करनी पड़ी, हमारे पास एक वो पैटर्न मौजूद था, उस पैटर्न की बेस पे हमने देखा सिमिलर पैटर्न या एक सेम पैटर्न वाला कौन सा काम है, और वो हमने आसानी से कर लिया। इसी तरह ये तो खैर मैथ में काउंटिंग है, तरतीब से चलती है, तो एक पैटर्न आ जाता है। ओवरऑल भी बाकी कामों में भी होता है। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है कि ये अमूमन हर हफ्ते का सेम होता है कि मंडे को ये क्लास होगी इस टाइम पे, और फिर उसके बाद ये क्लास होगी, और फिर ट्यूसडे को मे बी डिफरेंट हो, आप पहली क्लास और दूसरी क्लास कोई और हो, लेकिन यूजुअली ये होता है कि अगले मंडे को जो वही टाइम टेबल होगा जो पिछले मंडे को था। मतलब हफ्ते का पूरा टाइम टेबल एक ही होता है, तो वो हर हफ्ते का एक पैटर्न बन के एक पैटर्न है जिसको हम टाइम टेबल बोलते हैं, और वो हर हफ्ते रिपीट होता है। इसी तरह एक और पैटर्न है कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, जिसका आपकी रेड होगी, येलो, ग्रीन, इन तीन में चेंज हो रही होती है। तो एक पैटर्न आ जाता है कि अच्छा, रेड पहले आएगी, फिर येलो आएगी, फिर ग्रीन आ जाएगी, और फिर वापस रेड आ जाएगी। तो पैटर्न्स में ये है कि एक जैसी जो चीज होती है हमारे पास, तो हम एक का हल निकाल लें या हमें पता चल जाए इसके बाद क्या आता है इसमें, तो जो बाकी हमारे पास सेम चीज है या उस जैसी कोई चीज है, उसका भी हल आ जाता है हमारे पास। सब चौथा पिलर जो है, चौथी चीज जो है वो है एब्स्ट्रैक्शन। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि हमारे पास सिर्फ काम की चीज पे फोकस करते हैं। मतलब एक कोई भी टास्क है या कुछ भी है, उसकी तफसील बहुत सारी होगी, तो उसकी सारी तफसील में नहीं पढ़ते हैं हम। जो उसमें से हमारे काम की चीज़ है, बस
वही लेते हैं और उसी पे फोकस करते हैं। जनरल लाइफ में अगर देखें जो नक्शा होता है, या स्मार्टफोन में हमारे पास गूगल मैप्स हम यूज करते हैं, या वैसे जो कागज पे नक्शा होता है, तो उसमें वो काम की चीजें ही दिखती हैं कि उसमें आपको जगह दिखेगी कोई, और उस जगह पे पहुंचने का जो रास्ता है, मतलब जो रोड जा रही है, वो दिखेगा। बाकी चीजें नहीं दिखेंगी कि यहाँ पे कोई खंबा है, यहाँ पे कोई दरख्त है। तो मतलब वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि अगर घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाना है, तो कौन सी सड़क जा रही है हमें इससे मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं है कि दरख्त कहाँ पे या कुछ और कहाँ पे। मे भी हमें कुछ जगहों से मतलब हो कि अच्छे दुकान कहाँ पे है, कि रास्ते में दुकान से होते हुए चले जाएंगे, लेकिन बाकी चीजों से मतलब नहीं। तो जो चीजें हमारे काम की है, बस हम उस वही देखते हैं और उसी पे फोकस करते हैं, बाकी इग्नोर कर देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में ये कि जो फालतू चीज है या जो आपके काम की चीज नहीं है, आप उसे यूज नहीं करते या देखते नहीं है। एक और एग्जांपल ने, स्कूल का जो आईडी कार्ड होता है या वैसे कोई भी आईडी कार्ड होता है, उस पे सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, कि बंदे की शक्ल होती है, उस पे बंदे का नाम होता है, और स्कूल का है तो स्टूडेंट की क्लास लिखी हुई होती है, या किसी के जॉब का होता है तो उस पे उसके जॉब की पोजीशन का टाइटल लिखा हुआ होता है। इसी तरह बाकी भी कोई भी कार्ड्स होते हैं, तो उन कार्ड्स पे भी जो हमारे पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वही मौजूद होती है। अब स्कूल के कार्ड पे ये मतलब नहीं हो तो होगा कि उस जो भी स्टूडेंट है उसका फेवरेट फूड लिखा हुआ हो, कि इसको खाने में क्या पसंद है, या इसके शौक क्या है, हॉबी क्या है। मतलब क्योंकि आईडी कार्ड का मकसद ये नहीं होता। आईडी कार्ड का मकसद ये होता है कि आइडेंटिफाई कर पाए, अच्छा ये यहाँ का स्टूडेंट है, इसका ये नाम है और ये इधर पढ़ता है। उसका ये मकसद नहीं है कि स्टूडेंट की वहाँ पे सारी तफसील लिखी हुई हो कि इसको क्या पसंद है, ये और क्या काम करता है। तो एब्स्ट्रैक्शन में होता है जो आपके काम की मालूमात है, आप सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं और बाकी को इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, तो जो चौथी चीज है हमारे पास, और जो इसका आखिरी पिलर है, वो है हमारे पास एल्गोरिथम्स के। एल्गोरिथम बेसिकली, आसान अल्फाज में बोले तो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है किसी काम करने की। जैसे आपने जो भी प्रॉब्लम थी या जो काम करना था, उसका जो सोल्यूशन निकाला है, तो वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हो कि पहले ये करो, फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा। मतलब स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, इस तरह करके। तो ये एल्गोरिथम होता है हमारे पास। क्या अगर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मौजूद है, तो उसको, उस सॉल्यूशन को, या हम उस चीज को वो बोलते हैं कि एल्गोरिथम है। इस तरह एल्गोरिथम की एक एग्जांपल हमारे पास, एक हम पहले भी देख चुके हैं इत्तेफाक से, वो एग्जांपल उस पर भी फिट बैठती है, कि जो हमने सैंडविच बनाने की देखी थी। कि हमने सैंडविच बनाना है, तो अगर क्या है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर सकते हैं, और एक तरतीब से, कि पहले एक चीज हो उसके बाद अगली चीज होगी। तो इस केस में हम कर सकते हैं कि पहले एक डबल रोटी का टुकड़ा चाहिए हमें, फिर उसको गर्म करना है, फिर हम उस पर मक्खन लगाएंगे, फिर जैम लगाएंगे। अब ये हम कर सकते हैं, जैम पहले लगा लें, मक्खन बाद में लगा लें, लेकिन वो गर्म करनी पड़ेगी ताकि जो मक्खन लगा रहे हैं वो पिघल जाए, ठंडा मक्खन ना लगा रहे उस पर। और ना आप डबल रोटी गरम पहले कर सकते हैं, पहले डबल रोटी होगी तो ही गरम होगी। तो ये एक मतलब तरतीब फॉलो होती है, एक सीक्वेंस फॉलो होता है, और स्टेप बाय स्टेप हम चलता है। एब्स्ट्रैक्शन दोबारा, ठीक है, सर एक्सट्रैक्शन दोबारा देख लेते हैं। इसमें ये है कि हमारे पास जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई भी काम है, उसमें जो काम की चीजें हमारी, जो उसमें काम की बातें सिर्फ वो शो होती हैं और बाकी शो नहीं होती। लेट्स से कि हमने कुछ एग्जांपल इसमें वो देखी कि एप्स की, ऐप में हमने मैप का देखा, गूगल मैप जो है। तो अगर आप वहाँ गूगल मैप पे कोई रास्ता देखते हैं, तो वो आपको रोड्स दिखाता है, और बीच में कोई जगह दिखाएगा अगर आपने कहीं जगह पे ठहरना है, जिस तरह कोई जा रहा है, तो उसमें वो मे बी बीच में पेट्रोल पंप दिखा दे कि शायद इसको पेट्रोल भरवा दे। और कोई चीज़ नहीं दिखाएगा कि बीच में किराने की दुकान है, या यहाँ पे कोई दरख्त है, या यहाँ पे आ, कोई शेड बना हुआ है, इस तरह की चीजें। या इसको इस तरह समझे, अगर आप किसी को कोई रास्ता बता कि स्कूल से घर का रास्ता ही है,
तो आप उसको रोड बताएंगे कि ये रोड जा रही है, कहीं से मुड़ना है तो वो बताएंगे कि यहाँ से इधर मुड़ना है। और उसके अलावा कोई चीजें नहीं बताएंगे। मतलब क्योंकि जो बाकी कोई भी चीज है, कि इधर मेरे दोस्त का घर है, इधर ये दुकान है, यहाँ से मैं चीज लेता हूँ, वो उसके काम की नहीं है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने तो घर जाना है। तो जो काम की मालूमात है वो बताते हैं, और जो काम की मालूमात नहीं है वो ना बताएंगे ना शो करेंगे वो, और ना उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है। जी, अब क्लियर है क्या एब्स्ट्रक्शन? यस सर। अच्छा, इसके बाद था एल्गोरिथम, के हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और वो स्टेप्स इस तरह हो कि तरतीब में हो, पहले एक चीज हो, उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी चीज हो, और जब वो हो जाएगी तो फिर उसके बाद कोई तीसरी चीज हो। तो इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास। अब अगर तरतीब देखें तो एक तरीके से वो रेसिपी है, आप कोई भी खाना, खाने बनाने की रेसिपी होती है किसी भी चीज़ की, जिस तरह हमने सैंडविच की देखी, तो उसमें भी तरतीब फॉलो होती है कि पहले आपको सामान चाहिए होगा, सामान होगा तो फिर आप उस सामान से कुछ बना सकेंगे। खाना बन रहा है तो पहले सब्जी आएगी, फिर सब्जी साफ होगी, धुलेगी, उसके बाद वो कटेगी, फिर वो और मसाले आएंगे, फिर वो फिर वो पकना शुरू होगी। पकने से पहले की कुछ चीज़ें होंगी, फिर पकने के दौरान की, फिर उसके बाद की होंगी। तो मतलब ये तरतीब होगी काम की। इसी तरह हम अगर चाय चाय का देखें तो चाय में ये है कि पहले पानी गर्म होगा, फिर पत्ती डलेगी, फिर दूध और चीनी डलेगा, उसके बाद उसको हम उबालते रहेंगे या मिक्स करते रहेंगे, और जब वो फिर तैयार होगी तो फिर हम उसको कप में डाल देंगे। तो ये एक मतलब चाय बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, और ये एक इस तरतीब में ही फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि आप वो पहले चाय कप में डाल दें, चाय तैयार ही नहीं हुई भी तो वो किस तरह डलेगी, या आप पहले। हाँ। अच्छा, इस केस में हम कुछ तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब पानी रख दिया तो आप पहले चीनी डाल दें, पत्ती बाद में डाल लें, या आप पहले दूध डाल लें और फिर पत्ती चीनी डाल लें। लेकिन ओवरऑल ये स्टेप्स हमें पूरे करने पड़ेंगे। जी करा, आपका सवाल। सर फिर एल्गोरिदम और पैटर्न में क्या डिफरेंस हुआ? अच्छा, पैटर्न में तरतीब जरूरी नहीं है। मतलब पैटर्न ये है कि कोई एक ही चीज, या एक ही चीज बार बार हो रही होती है, या उस तरीके से उस जैसी कुछ हो रहा होता है, लेकिन उसमें वो तरतीब नहीं चाहिए होती। जिस तरह सैंडविच बनाने में हमें तरतीब चाहिए थी, या खाना बनाने में एक स्पेसिफिक तरतीब चाहिए, पैटर्न में इस तरह नहीं होगा। पैटर्न ये है कि रोज खाना बनता है, लेकिन एल्गोरिथम ये है कि खाना बनाने के लिए पहले सब्जी आएगी, और फिर वो साफ होगी, फिर वो कटेगी, फिर वो जाएगी उधर, फिर खाना बनना शुरू होगा, चूल्हे पे काम शुरू होगा। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, तो इसी तरह हमारे पास ये एक चाय की एग्जांपल थी कि पानी डलेगा, पत्ती चीनी जाएगी, फिर दूध, और फिर उसको फिर वो तैयार होगी, उसको हम कप में डालेंगे। अच्छा, तो एल्गोरिथम में ये हमने एक एग्जांपल देखी, तो एल्गोरिथम में कुछ चीजें जरूरी होती हैं कि एक वो हमारे पास हो कि क्लियर हो, कि, कि काम क्या करना है वो सही सही पता हो। ये ना हो कि चाय बनानी है, पता ही नहीं चाय का मतलब क्या है, या वो चाय किस तरह की चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई शक व गुमान ना हो कि इसमें इस चीज का ये मतलब था। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हो कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप चलें, कि उसको हमने छोटे कामों में डिवाइड किया हुआ है, और वो स्टेप्स हम कर रहे हैं। कि जिस तरह चाय में हमने देखा पानी उबालना है, ये एक स्टेप है, और ये क्लियर है कि अच्छा पानी उबालना है। तो ये नहीं है कि पानी तैयार कर दो। अब कोई अगर बोले चाय के लिए आप पानी तैयार कर दो, तो कोई समझ जाएगा, कोई नहीं समझाएगा तैयार करने का क्या मतलब है, गर्म करना है, कितना गर्म करना है। तो ये चीज क्लियर, तो क्लियर होना चाहिए कि पानी उबाल दो, तो उबालने का मतलब हमें पता है कि जब तक बुलबुले नहीं आते नहीं उबला तब तक। और स्टेप बाय स्टेप हो, अच्छा वो पानी उबल गया, अब क्या करना है। और दूसरा ये कि इनकरेक्ट ऑर्डर हो, तीसरी चीज कि उसकी जो तरतीब थी वो तरतीब सही हो।
क्योंकि वो काम उसी तरतीब में होगा, उसके बगैर नहीं होगा। उसके बगैर वो हो नहीं पाएगा या सही नहीं। तो एल्गोरिथम में हमारे पास ये तीन चीजें कि बात का मतलब सही क्लियर हो कि इस बात से ये मतलब है, या इस स्टेप से या इस काम से ये मतलब है। दूसरा, वो हमारे पास स्टेप्स में डिवाइड हुई हुई हो, जो एक तरीके से हम देखें तो डीकम्पोजिशन से वो स्टेप्स आ जाएंगे हमारे पास। और तीसरी चीज कि उसकी एक तरतीब हमें पता हो, और वो काम उसी तरतीब में हम करें। अच्छा, यहाँ तक कुछ सवाल किसी को? नो सर। अच्छा, तो इसकी हम समरी देख लेते हैं कि क्या क्या कवर किया। इसमें हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग में देखा कि इसके चार पिलर होते हैं। एक हमारे पास डीकम्पोजिशन है, जिसमें हम कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होगी या कोई भी बड़ा टास्क होगा, उसको छोटे कामों में डिवाइड कर देंगे। और चाय की एग्जांपल देखें तो हमने उसमें ये किया कि उसको एक एक स्टेप पानी का बना दिया कि पानी उबालना है, फिर सामान डालना है उसमें जो कि पत्ती, चीनी और दूध आ गया। फिर उसको पकाना है, जो कि हम उसको उबाल देंगे और हिलाते रहेंगे चम्मच से। ये हमने छोटे स्टेप्स बना दिए। दूसरा ये है कि पैटर्न रिकग्निशन, कि अगर आप एक पैटर्न बार बार हो रहा है और आपको उसका मतलब पता है कि ये काम इस तरह होगा, तो जब भी वो पैटर्न रिपीट होगा या उस जैसी कोई चीज होगी तो उसके हल के आप करीब होंगे, क्योंकि उससे पहले जो हुआ था वो आपने देख लिया कि क्या है, किस तरह हुआ था। और तीसरी ये कि हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हम जो मालूमात काम की नहीं होती उसको हम इस्तेमाल नहीं करते या उसको हम नहीं देखते। इसकी हमने जिस तरह देखी कि अगर रास्ता बताने का है या मैप्स यूज करते हैं, या स्कूल का आईडी कार्ड होता है, ये चीज। और आखिरी जो पिलर था वो हमने देखा कि उसमें एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम्स बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिससे आप जो आपने सोच के और जो पिछले तीन पिलर्स को यूज करके जो सॉल्यूशन निकाला है, उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एल्गोरिथम होता है कि इसको आप किस तरतीब से हल कर सकते हैं। और वो तरतीब फिर हमारे पास बेसिकली इन स्टेप्स की होगी जो कि डीकम्पोज करके हमने की है, और इनके थ्रू हम फिर वो जो एल्गोरिथम बनाएंगे उसमें वो स्टेप्स यूज कर लेंगे उस सीक्वेंस में। जी, तो यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। तो अच्छा, तो फिर हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ओके, डीकम्पोजिशन। अच्छा, डीकम्पोजिशन में ये होता है कि हमारे पास जो कोई भी काम है उसको छोटे कामों में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि मतलब कोई एक बड़ा काम बताया जाए तो वो ज्यादा बड़ा लगता है, और उस दिमाग उस पूरे बड़े काम का हल फौरन से नहीं निकाल सकता, या उस तक पहुंचने में मसला होता है। तो अगर हम उस बड़े काम को छोटे में डिवाइड कर दें, वहाँ एक से ज्यादा छोटे में, तो हम एक एक करके जब वो हल कर लेंगे तो ओवरऑल वो जो बड़ा टास्क था वो हमारे पास हल हो जाएगा। जिस तरह स्कूल में हमारे पास ये होता है कि अगर होमवर्क मिलता है तो तीन सब्जेक्ट्स का मिला है तो स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो होमवर्क करके आएगा। अब स्टूडेंट को बोले होमवर्क करना है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा काम लगता है कि इतना ये क्या काम बोल दिया, और ये इतना सारी पढ़ाई करनी है। लेकिन उसको बोले अच्छा पहले एक सब्जेक्ट का कर लो, पहले अंग्रेजी का होमवर्क कर लेते हैं, इंग्लिश का, तो वो मे भी हो जाए। या हम उसको भी और डिवाइड करते हैं कि अच्छा इंग्लिश का होमवर्क को देखते हैं, आप पहले इंग्लिश की किताब ले आओ और किताब खोल के बताओ कि आज क्या पढ़ा था। तो या स्कूल की डायरी ले आओ, उसमें क्या लिखा हुआ है टीचर ने। मतलब बच्चे को, छोटे स्टूडेंट को हम छोटे छोटे काम बताएं, वो कर लेते हैं। ये घरों में भी देखा होगा, अम्मी जब काम बताती हैं तो सारे काम बड़ा नहीं बताती, छोटे छोटे काम करके बताएंगी कि
ताकि वो जो उन्होंने जो बड़ा काम कराना था वो हो जाए। तो दस्तरखान लग रहा होता है घर पे, तो प्लेट ले आओ, गिलास ले आओ, मतलब कोई ये नहीं बोलेगा पूरा दस्तरखान लगा। तो डीकम्पोजिशन बेसिकली ये होती है कि आपके पास कोई बड़ा काम है, आप उसके छोटे कामों में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद वो इस तरह डिवाइड करते हैं कि जब छोटे काम होते जाएं, जब वो सारे हो जाएंगे, तो जो आपका बड़ा काम था वो भी ऑटोमेटिकली हो जाए। थैंक यू जी, तो ये समझ। वेलकम। ओके, और कुछ सवाल? नो सर। ठीक है, अच्छा तो हम इसकी। ओके, अच्छा लेट से हमने एक बर्ड हाउस बना। बर्ड हाउस से मतलब वो जो पेड़ पे हम चिड़ियाघर बना, जो देखते हैं कि, तो बर्ड हाउस। ठीक है, तो ये एक काम है हमारे पास। अब ये मतलब नॉर्मल काम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम रोज का ये काम है, या लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि जो हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी नहीं है कि अब हम इसको कंप्यूटर का लफ्ज है तो कंप्यूटर से ही बनेगा। चिड़ियाघर बनाना है, तो इसमें हमारे पास, इसको हम किन कामों में डिवाइड कर सकते हैं? ओके, आई थिंक मे बी चिड़ियाघर मुश्किल लग रहा है। चले, कोई हमने ड्राइंग बनानी है, नो कार्टून बना। सर, अगर हमें चिड़ियाघर बनाना है सबसे पहले हमारे पास ना एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे हम चिड़ियाघर को बना सकें। फिर हमारे पास पिंजरे वगैरह होने चाहिए, और हमारे पास फिर एनिमल्स आ जाएंगे उसके अंदर। ये स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें इकट्ठी करेंगे तो फिर ही चिड़ियाघर बनेगा ना। जी, ऐसी है कि आपको एक जगह चाहिए, एक कोई पिंजरा चाहिए जहाँ पे, या कोई उसके जो घर होगा वो, पिंजरा बोल लें, कुछ भी उस घर को घर बोल लें। और फिर एनिमल्स चाहिए, वो जो बर्ड जहाँ पे रही, जो बर्ड है, एनिमल। तो ये हमारे पास, अब हमने चिड़ियाघर को उसमें कर लिया कि इन तीन कामों में, कि जगह चाहिए, वो घर चाहिए, घर जो बनाना है, और यह जो पिंजरा है, और वो चिड़िया भी चाहिए जो कि चिड़ियाघर में रहेगी। तो ये हमने बेसिकली ना डिकम्पोज किया कि आपके पास एक बड़ा काम था, उसको आपने छोटे कामों में बांट लिया, और अगर ये छोटे काम जब मुकम्मल हो जाएंगे, तो ये जो आपके पास जो बड़ा वाला काम था, ये भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट था, ये था डिकम्पोजिशन का। इसके बाद हमारे पास यस था सर। पैटर्न रिकग्निशन। अच्छा, डिकम्पोजिशन में हमारे पास, ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या ये पिंजरा है, या ये जो घर है लकड़ी का, अगर हम पिंजरा बनाते हैं, इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं छोटे काम में। यस सर, हमारे पास पहले तो सबसे पहले तो लकड़ी होगी। पहले तो ट्री होगा ना, उसको काटेंगे, फिर हमारे पास लकड़ी आएगी। फिर लकड़ी को भी हम हमारे पास कुछ औजार वगैरह होंगे जैसे हथौड़ी या कील वगैरह, फिर उनको सारा मैनेज करके अरेंज करके कंस्ट्रक्ट करके बनाएंगे लकड़ी को उस फॉर्म में कि हम पिंजरा बना सके। ठीक है, हमें लकड़ी चाहिए होगी, हमें टूल्स चाहिए होंगे कि औजार जिनसे हम वो लकड़ी को काटेंगे या उससे घर बनाएंगे। और हमें क्या चाहिए था? एक प्रॉपर शेप का आइडिया होना जरूरी है कि किस शेप में हमने बनाना है उसको। ठीक है, हमें शेप का पता होना चाहिए। सही है, आपने सही बताया कि ये हमारे पास जब होगा, कि पहले हमें वो बेसिकली चीजें चाहिए जिससे वो घर बनेगा, इस केस में लकड़ी से बनेगा। और फिर वो जो जिस चीज से बनेगा उसको अगर हमने प्रोसेस करना है, या
कुछ कर उस पर कोई काम करना है, तो उस काम करने के लिए जो हमें औजार चाहिए हमें वो भी चाहिए। जैसे हमें कुल्हाड़ी चाहिए लकड़ी काटने के लिए, और या कीले इस्तेमाल होंगी, और उसके लिए फिर हथौड़ा चाहिए होगा। और फिर हमें शेप पता हो कि ये बनाना किस शेप में, गोल बनाना है कि चौकोर बनाना है। ठीक है, अगर अब हमारे पास केज बन किया, तो एक हमारे पास लेट से स्क्वायर वाला केज बन गया, घर जिस तरह होता है। तो उसके बाद हम उस पे कुछ कर सकते हैं क्या, केज में और कोई काम? यस सर, अगर हमने परिंदों के लिए पानी वगैरह रखना है उसके अंदर, या फिर इसके अलावा दाना वगैरह रखना है, या फिर लाइटिंग करनी है कि रोशनी हो जाए करे रात को, अगर हम विजिट करें तो रोशनी कर लिया करें, ये चीजें आ सकती हैं। जी ऐसा ही है, आपने सही बताया कि फिर हमें बेसिकली वो जो एनिमल था, वो जो परिंदे थे, उनके लिए सामान चाहिए कि घर बनानी है, लेकिन अब वो परिंदे जो रहेंगे तो उनके रहने का या खाने पीने का भी सामान चाहिए, कि पानी चाहिए होगा, दाने चाहिए होंगे हमें, और कुछ रोशनी का इंतजाम चाहिए होगा। उसके अलावा हमें मे बी फिर वो सर्दियों में कुछ ठंड से बचने का इंतजाम चाहिए उनके लिए, छोटा सा कंबल या इस तरह की कोई चीज। ठीक। तो ये वाला जो पार्ट था ना, कि जो जगह चाहिए, जो हमने केज बनाना है, और जो एनिमल्स का इंतजाम करना है, ये हमने एक तरीके से डिकम्पोजिशन की है, कि ओवरऑल जो बर्ड हाउस था उसको हमने छोटे कामों में डिवाइड कर दिया। और ये जो था हमारे पास, कि हमें लकड़ी चाहिए, और फिर लकड़ी पे काम करने के लिए औजार चाहिए, और जब औजार आ जाएं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस शेप का हमने लकड़ी करनी है। तो ये एक तरीके से हमारे पास वो है, सीक्वेंस है कि इस तरतीब में काम होगा। पहले हमारे पास वो घर बनाने के लिए लकड़ी हो, उसके बाद वो लकड़ी पे काम करने के लिए औजार हो हमारे पास, और जब फिर हम काम कर रहे हो तो हमें ये मालूम हो कि ये किस शेप का बना है। तो एक तरीके से एल्गोरिथम हम कह सकते हैं इसे, कि ये इस तरतीब में काम होना है, और ये वो स्टेप्स हैं। तो ये वाला पार्ट हमारे पास वो एल्गोरिथम का आ गया। उसके बाद हमारे पास एक रह गया पैटर्न और एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें पैटर्न्स, इसमें कोई आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं कि कोई भी एक जैसी चीजें या? यस सर, जैसे ट्री है, पहले हमने ट्री ढूंढा है, फिर उसको लकड़ी बनाया है, यानी कि काट के और टूल्स वगैरह यूज करके, ये सारा पैटर्न ही है ना। लेकिन अगर हम स्टेप वाइज करते हैं कि अगर हम लकड़ी ऐसे ही ले लेते हैं और उसको टूल्स वगैरह यूज करके बना लेते हैं पिंजरा, तो ये पैटर्न है। अगर हम स्टेप वाइज करें, ट्री लें फिर लकड़ी लें फिर उसको लकड़ी बनाएं, फिर टूल्स का इस्तेमाल करके उसको जोड़ के आपस में पिंजरा बनाएं, तो ये एल्गोरिदम आएगा आई थिंक। जी ऐसा ऐसा ही है कि अगर आखिरी वाला पार्ट वो वही है कि एल्गोरिथम आएगा, कि अगर आप उसकी तरतीब पहले से तय कर लें, और पैटर्न में ये आ जाएगा कि आपने वो जो लकड़ी पे काम किया, तो अगर लेट से आप वो स्क्वायर शेप का डब्बा बना रही थी चिड़िया के लिए, तो आपने पहले एक साइड तैयार की उसकी, कि वो लकड़ी का एक टुकड़ा होगा, जो कि लेट से उसके आप उसको नीचे रख रही है, और फिर उसके आपने, जो कि बेसिकली घर का नीचे का हिस्सा हो गया, फर्श हो गया, फिर उस घर के आपको दीवारें चाहिए, तो वो भी लकड़ी का एक और टुकड़ा होगा, वो भी स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल की शेप में आएगा, और फिर इन दोनों को आपने आपस में जोड़ना है। फिर दूसरी साइड की दीवार चाहिए, एक और टुकड़ा होगा, उसको फिर इनके साथ जोड़ना है। और इसी तरह छत के लिए भी एक आपको कुछ चाहिए होगा, वो भी बाकी टुकड़ों के साथ जुड़ेगा। तो एक तरीके से ये एक पैटर्न है कि हम सेम काम या एक ही जैसा काम इस केस में वो लकड़ी का टुकड़ा लेते थे, उसको बाकियों के साथ जोड़ते थे, और यही काम हम बार बार करते हैं। तो ये हमारे पास के जो टूल से हम लकड़ी पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लकड़ी के टुकड़ों पे, ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया कि बार बार हम वही काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो सॉरी आखिरी टू चीज हमारा। इंटरप्ट यू सर। जी जी बोलिए। Sorry to interrupt you or cut you. I have an exam on 8:15 and I have to go. May I जी leave? जी श्योर। यस यू कैन लीव। Thank you so much, sir. वेलकम, अल्लाह हाफिज।
ओके, अच्छा, फिर एक चीज हमारे पास रह गई, एब्स्ट्रक्शन की। अच्छा, इस केस में हमारे पास एब्स्ट्रक्शन क्या थी, या क्या हो सकती है, या हमने अगर अभी तक नहीं की तो ऐसी क्या चीज थी जो एब्स्ट्रक्शन में हम डाल सकते। अच्छा, अगर इसको हम ये कहें कि जो हमने जो चिड़ियाघर बनाना है वो उसको हम किस किस किस्म के दरख्त पे रखना है, तो ये चीज क्या मतलब जरूरी है कि हमें ये पता है दरख्त पे रखना है, पर ये पता होना चाहिए कि आम के दरख्त पे रखना है या किसी और दरख्त पे रखना है, या वो जो दरख्त जिस दरख्त पे हम रखेंगे वो उसकी लकड़ी किस किस्म की है। तो ये चीजें क्या मतलब हमें ये घर बनाने के लिए मालूम होना जरूरी है। यस सर। अच्छा, ये कैसे जरूरी है। या ये आप किस तरह क्या क्या काम आ सकती है ये मालूमात आपकी। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें मतलब काम आ सकती है, जिस तरह अगर दरख्त। आई एम इकरा सर। सर देखिए, जब तक हमें कोई आइडिया ना होगा तो हमें कौन कौन सी चीज चाहिए, कौन सी चीज नहीं चाहिए, तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि क्या चीजें इस्तेमाल होगी घर बनाने में और क्या चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी। पहले हमें आइडिया होना चाहिए ना कौन सी चीजें इस्तेमाल किया कौन सी नहीं। जी जी, अगर लेकिन आपके पास आइडिया है, मतलब लेकिन ये नहीं पता कि वो रखना कहाँ पे है, जो लकड़ी का डब्बा बनाया है तो किस किस्म के दरख्त पे रखना है, या वो जहाँ पे भी रखेंगे वो कौन सी जगह होगी, वो जगह जरूरी जानना जरूरी है कि नहीं, मतलब वो आइडिया तो जरूरी है कि किस किस्म का बनाना है, लेकिन अगर बन किया है उसको रखना कहाँ है, ये बनाने के लिए जरूरी है कि नहीं। सर बीस करिए। आई थिंक आपका माइक बंद हो गया। सर रिपीट करिए। नहीं, अभी भी आपका माइक बीच में आपकी आवाज आई थी, लेकिन फिर तो दोबारा माइक बंद हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ये कि जो आपने घर बना लिया, अब वो जिस जगह पे रखना है वो जगह हमें घर वो ये मालूम होना जरूरी था कि वो किस जगह पे रखना है घर बनाने के लिए। यस सर। ठीक है, यस, और इसकी क्या वजह हो सकती है, मतलब ये आपको क्यों जानना जरूरी है। ओके, ठीक है, अच्छा, आई थिंक अब वॉइस इको का मसला है, इस वजह से माइक ऑफ करना पड़ेगा। तो आप चैट में भी बता सकते।
स्टूडेंट्स आप सब चैट में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। चीजें सर हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ चीजें रखी हैं, ये सारी चीजें कहाँ बनानी है। जब तक हमें पता ही नहीं है तो हम सबसे पहले तो हम प्लेस ही फाइंड करते हैं ना, तो वो जरूरी होगा। हमने केज वहां रखना है, वहां सारी चीजें करनी है, तो वो जरूरी है प्लेस। जी ठीक है, आपने सही बताया कि वो जहाँ पे रखना है वो हमें पता होना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि हम वहां पे रखेंगे और वो वहां पे उसी साइज के हिसाब से भी बनाएंगे कि अगर मतलब अगर हम किसी दरख्त पे रख रहे थे तो वो दरख्त क्या वो ज्यादा बड़ा ना बना दें, ऐसा ना हो उस दरख्त की शाख पे आए ना, या ज्यादा भारी ना बना दें कि वो जो टहनी थी या जिस शाख पे वो टूट जाए, इस तरह का। या बहुत हल्का भी ना बना दें कि अगर वहां पे हवा चलती है तो वो गिर जाए नीचे। और फिर कोई ऐसी जगह भी ना बनाए जहाँ पता चले चिड़िया ही नहीं आती, वो खाली डब्बा बना के रख दिया, तो वो काम हमारा हुआ नहीं। तो मतलब वो इस केस में हमारे पास जो प्लेस थी, ये भी वो हमारे पास जरूरी थी कि हमें पता हो कि किस जगह पे रखना है। अच्छा, एक अब हमारे पास रह गया था एब्स्ट्रक्शन का, कि इसमें एब्स्ट्रक्शन आएगी। ठीक है, तो आपके जहन में कोई ऐसी कोई भी एग्जाम्पल या इस केस में कोई ऐसी मालूमात जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है ये काम करने के लिए? सर रिपीट करिए। सर क्वेश्चन रिपीट कर दे। हाँ, ये चिड़ियाघर बनाने के लिए कोई ऐसी मालूमात जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या उस मालूमात के बगैर भी हम बना सकते हैं, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती या कुछ ऐसा होता कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके बगैर ही हम काम हमारा फिर भी हो जाता। ठीक है, अच्छा, लाइटनिंग सही है। हाँ, इसमें एनिमल्स का भी है कि हमें बस ये पता है कि वो बर्ड हाउस है, तो बर्ड हाउस अगर हम बना लें तो बर्ड रह लेगी उसमें, मतलब वो बाकी एनिमल्स वाली चीजें सारी जरूरी नहीं है, कुछ वाली जरूरी है कि किस टाइप की बर्ड रहेगी वो उसमें पूरी आएगी भी कि नहीं। मतलब अगर छोटा घर बना रहे हैं तो चिड़िया रह सकती है उसमें, पर वो बड़ा कोई तोता है तो वो शायद ना आए उसमें। लेकिन बाकी जो भी एनिमल्स हैं हमारे पास वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। लाइट लाइट का भी हम इस तरह के जी, आपका हैंड रेस है। सर एनिमल की तो जरूरत है, हम उसके लिए तो बना रहे हैं सारा कुछ। अगर हम एनिमल होगा तो हमारे पास साइज का पता चलेगा ना, हमने किस शेप का बनाना है। नहीं नहीं, एनिमल तो हमें पता है कि हम वो परिंदे के लिए बना रहे हैं। हमें मतलब एनिमल में ये पता है कि बर्ड के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर क्या कहते हैं एनिमल है, बिल्ली है, तो उसके लिए नहीं बना रहे हैं हम। और बिल्ली की कोई भी मालूमात है तो वो हमारे काम की नहीं है ये लकड़ी का घर बनाने के लिए। तो बर्ड वाला पार्ट हमें पता है, लेकिन कोई और जो एनिमल है, लेट्स से अगर कैट है तो
इसकी हमें कोई मालूमात नहीं चाहिए, ये मतलब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन वाले पार्ट में आ सकता एक्सक्यूज मी सर, सर लेकिन हमें केज बनाने के लिए एनिमल का तो पता होना चाहिए ना कि एनिमल किस साइज का है, और उसी मुताबिक हम फिर केज बनाएंगे ना। है। जी जी, वो आपको पता होगा, मतलब ये चीज पहले से तय है कि जो केज बन रहा है ना, वो बर्ड के लिए बन रहा है, परिंदे के लिए, मतलब ऐसा समझे चिड़िया के लिए, कब्बे के लिए बन रहा है, उसमें और कोई जानवर नहीं रहे। तो ये चीज हमें पहले से पता है। लेकिन तो इसमें बाकी एनिमल्स एक्सक्लूड होगा, एक कैट नहीं होगी, कोई चूहा नहीं होगा, कुछ और गुलेरी नहीं होगी, तो उनकी मालूमात नहीं हमें चाहिए। लेकिन वो आप सही कह रही हैं कि आपको वो चाहिए कि उसमें रहेगा कौन सा जानवर, जो कि इस केस में चिड़िया या कौवा है। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने लाइट का भी बोला, लाइट का भी कि हमें, तो हम अपने लिए लाइट देख रहे थे कि हमें चाहिए कि वो जहाँ पे हम लगाएंगे हमारे लिए लाइट हो कि हम जाके देख सकें। मतलब चिड़िया को एक तरीके से लाइट नहीं चाहिए, चिड़िया तो वैसे भी बगैर लाइट के रहती है। दिन में रोशनी होती है सूरज की, रात में वो सो रही होती है। क्या वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी एक्टिविटी देखी कि अगर कोई हमने बर्ड हाउस बनाना हो या कोई भी, इस केस में बर्ड हाउस देख रहे थे, लेकिन अगर वैसे आपने कोई केज बनाना हो किसी परिंदे के लिए या एनिमल के लिए, तो उसमें हम ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग अप्रोच किस तरह यूज कर सकते हैं अपना काम आसान। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? नो सर। ओके सर, तो स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है छोटी सी, जो कि मिड टर्म्स के हवाले से है। जैसा कि हमने पहले अनाउंसमेंट की थी कि हमारा जो मिड टर्म है वो वीक 5 तक हमने जितना भी कवर किया है, चैप्टर 8 तक, वहां तक हमारा मिड टर्म होगा। बट आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये बात फाइनलाइज की है कि हमारा जो मिड टर्म है वो 3 चैप्टर्स का होगा, ठीक है। अब लास्ट वीक मैंने आप सबसे एक अनाउंसमेंट की थी कि हम सैटरडे को अपना रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो कि चैप्टर 1, 2 एंड 3 का होगा। लेकिन अब टोटल मिड टर्म में ही हमारे 3 चैप्टर्स हैं। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताएं, कोई भी एक स्टूडेंट ऑनेस्टली बताइएगा, चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग किसने सबको याद है? और वो मुश्किल चैप्टर है या बहुत इजी चैप्टर है, ये भी बताएं मुझे साथ साथ। सना, राबिया, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को मुझे बताएं, क्योंकि चैप्टर 1 तो बहुत छोटा सा था, इंट्रोडक्शन था। मैम सब बच्चों को चैप्टर 1 हाफ तकरीबन सब बच्चों को आता है। और चैप्टर 2? चैप्टर 2 सबको आता है, उसमें कन्वर्जन थी बस। यस, तो इससे हमें क्या अंदाजा हुआ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 निहायत ही आसान चैप्टर है, और चैप्टर 3 भी बहुत आसान है। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे मिड टर्म से बहुत ज्यादा करीब है, 10 मई को आई थिंक आपका मिड टर्म का पेपर है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चैप्टर 2 में तो सिर्फ कन्वर्जन है, वो तो मसला भी नहीं होगा आपको। और चैप्टर 1 में से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आप रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके मुझे फिर मैम वसीका से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट टेस्ट मुझे मतलब आपको वो देंगे, मुझे मार्किंग करके उनके पॉइंट्स भी मैम प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ मुझे ये कंफर्म करें कि आप सैटरडे को आप सबका टेस्ट हुआ था, जो मैंने अनाउंसमेंट की थी? नहीं मैम, सैटरडे को हमारा ऑफ था। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। इस सैटरडे को फिर आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। और जैसे हमारी ये क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, इसमें हम कोई भी गैप नहीं लाएंगे। क्लासेस हमारी ऐसे ही रेगुलर होंगी, भले वो मिड टर्म के दौरान हो या मिड टर्म के बाद या मिड टर्म से पहले। यानी सैटरडे के सेशन दिन हमारा पॉज नहीं होगा, ठीक है। हमारा ऑफिशियली गवर्नमेंट के जी सना, आप कुछ कह रही हैं?
मैम सैटरडे को हमारा ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल ऑफ था, तो इस वजह से हमारा टेस्ट नहीं हुआ। ओके, कोई मसला नहीं है सना, सॉरी मेरा इंटरनेट इशू है, आई थिंक थोड़ी स्लो आवाज आ रही होगी आप सबकी तरफ। तो कोई मसला नहीं है, अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह हमारा टेस्ट भी होगा, और उसी के साथ साथ फ्राइडे को असेसमेंट होगी, देन प्रेजेंटेशन। और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। सर अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, होप सो कि सब स्टूडेंट को बड़ा मजा आया होगा आज की क्लास में, क्योंकि आज एक्टिविटी भी साथ साथ हुई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर अब्दुल्ला, और इंशाल्लाह कल के सेशन में दोबारा मुलाकात होती है आप सबसे। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।